अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। देखिए, अगर आप हमने पिछली इससे पहले जो है वो पढ़ लिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म किस तरीके से है। अगर हम रजिस्टर नहीं करवाते हैं फॉर्म को तो किस तरह से मामला होगा। देखिए, आप रजिस्टर ना करवाएं कोई मसला नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। ठीक है, ऐसी कोई कहानी नहीं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो 4 किस्म के ये फ़ायदे आप अवेल नहीं कर सकते। ठीक है। पहला क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने आपके पैसे खा लिए, किसी पार्टनर ने आपके पैसे खा लिए, आप कोर्ट में केस जो है वो एज अ फर्म नहीं कर सकते कि मेरे पार्टनर ने पैसे खा लिए। एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं कि भाई वो को ओनर ने पैसे खा लिए। पार्टनर नहीं कह सकते आप उसे। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे। क्लियर है? अगर आप रजिस्टर्ड होते तो आप पार्टनर पे केस करते कि यार मेरे पार्टनर ने पैसे खाए, लेकिन अभी वो आपका पार्टनर नहीं होगा क्योंकि आपने उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया। फिर दूसरा है, रजिस्टर अगर नहीं कराएंगे तो अगर आपको ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, ज़बरदस्ती आपके पैसे खा लिए गए या कोई भी किसी सिचुएशन हुई, आप उसको भी जो है वो क्लेम नहीं कर सकेंगे एज अ पार्टनर। एज अ को ओनर तो फिर कह सकते हैं, एज अ इंडिविजुअल कह सकते हैं कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई, लेकिन आपने क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं करवाया था तो इसलिए कोर्ट आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकेगा। अच्छा, अगर कोई और कंपनी जो है उन पे फाइन करे, कोई और कंपनी उन पे जो है वो क्लेम इशू करे, या वो किसी थर्ड कंपनी पर जो है वो करना चाहें। ये थर्ड कंपनी वाला तो नीचे बता देता हूँ। पहले थर्ड वाला देख लें। इसमें क्या है कि अगर आप मतलब कोई जो दूसरी कंपनी है उसने आपको जो है वो, आपने उसको काम करना था, उसने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो आप उस पर भी जो है वो कोई केस नहीं कर सकते। ठीक है। या आपने किसी कंपनी को जो है वो कोई काम दिया था और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, 14 पॉइंट, तो भी आप उस पर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, यू आर अनरजिस्टर्ड फॉर्म। और अनरजिस्टर्ड फॉर्म में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इसके नहीं मिल पाते। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हमारे पास मौजूद है, पहला पॉइंट है हमारे पास, ये पढ़ना है हमने। द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू सू द फर्म। अच्छा, अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो अपने नाम पर जो है वो केस फाइल कर सकते हैं कि भाई थर्ड पार्टी पर सू फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सू SUE और केस, इसका ज़रा फ़र्क बता दूं। केस जो है वो क्रिमिनल एक्ट पे होता है जिससे पब्लिक इफेक्ट हो। किडनैपिंग सब डर गए, मर्डर सब डर गए, पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल ने आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया है तो इससे पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पब्लिक नहीं डर रही है इससे। ठीक है। तो ऐसे किसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सू कहते हैं। क्लियर है? और पब्लिक को जब आप ऑफेंड करेंगे, पब्लिक को अब्यूज़ करेंगे, पब्लिक को डराएंगे, तो इस पर आपको क्या होगा? केस का वर्ड यूज़ होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट, द राइट ऑफ द पार्टनर टू सू रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। ज़बरदस्ती रेजोल्यूट करवा दी गई तो भी जो है वो क्या कर सकता है? सू कर सकता है, रजिस्टर्ड केस फाइल कर सकता है। द राइट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म टू ब्रिंग द सूट फॉर टू इन्फोर्स द राइट। अपने क्लेम्स को, अपने जो उसकी चीज़ें हैं, अपने ट्रेडमार्क्स हैं, इसके लिए जो है वो सू कर सकता है। ठीक है। ये क्या है? अब उसके राइट्स हैं कि ये काम, पहले क्या था कि वो ये काम नहीं कर सकता था, यहाँ है कि अब आप ये काम कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी ने आपका काम नहीं किया तो आप उसको सू कर सकते हैं। ज़बरदस्ती डिज़ोल्व करवा दी तो सू कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि ये भी पढ़ लिया ना हमने। अच्छा, अनऑफिशियल ऑफिशियल असाइनी और रिकवर प्रॉपर्टी। इंसॉल्वेंट पार्टनर ने जो है वो पैसे देने से जो है वो मना करा, या आपकी कोई जगह जब्त करने की कोशिश करी, ऐसी सिचुएशन में आप केस कर सकते हैं। दूसरे का जो है वो राइट खा लिया, दूसरे पार्टनर का राइट को जो है वो नुकसान पहुंचाया, या किसी किस्म के पैसे जो है वो नहीं दिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या है आपके पास? राइट्स उस पार्टनर के जो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़, देखें अब एक बात को ज़रा समझिएगा। ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, कि इसके क्या फ़राइज़ हैं, ठीक है। अच्छा देखें, एक जो फ़राइज़ हैं उससे उलट जो है आपके पास राइट भी आ जाएंगे। एक के फ़राइज़ दूसरे के राइट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ज़रा तसल्ली से इस बात को, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड ट्रुथ फेथफुल, धोखाधड़ी ना करे, ठीक है, फेयरली वर्क करे, पार्टनर के साथ मुनासिब रहे, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई ऐसी बात ना हो, ठीक है जी। फिर क्या है, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, देखें आप पे लाजिम है कि आप अपने या कंपनी के जो ट्रू अकाउंट्स हैं वो क्या करें, इस पे जाहिर करें, ठीक है। जो भी आपके एक्चुअल जो कंडीशंस हैं या जो भी आपके जो है वो फॉर एग्जांपल अकाउंट में आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, सब वो आप क्या करें, शो कराएं, ठीक है, फेयरली शो कराएं। अच्छा, हमारे पास ड्यूटी टू गिव फुल इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात जो है क्या करी जाएं, वो बाकियों को पहुंचाई जाएं। नेक्स्ट आपके पास है इंडिमनिटी फॉर फ्रॉड। मुझे उम्मीद है जो बच्चे शुरू से मेरे साथ चल रहे हैं उसको इंडिमनिटी या इंडिमनीफाई का जो है वो मतलब पता होगा। मैं 2 सेकंड आप लोगों को दे रहा हूँ, इसे रिमाइंड करना चाहें तो आप रिमाइंड कर लें। तो जिनको याद आ गया तो ठीक है, जिनको नहीं आया तो उनको मैं बता देता हूँ। इमडिमनिफाई या इमडिमनिटी से मुराद ये होती है कि अगर कोई लॉस हुआ है किसी एक पार्टनर की वजह से बाकियों को, कोई एक पार्टनर की बेवकूफ़ी की वजह से बाकियों को लॉस हुआ है, तो इस सिचुएशन में इमडिमनीफाई यानी कंपनसेट करेगा उस लॉस को, उस लॉस की भरपाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा भी क्या, फ्रॉड, उसकी गलती की वजह से फ्रॉड हुआ। फिर नीचे है, अब लॉस हुआ किस चीज़ की वजह से, विलफुल निगलेक्ट, निगलेक्ट कहते हैं नज़रअंदाज करने को, और विलफुल कहते हैं जानबूझकर। कंपनसेट करेगा यानी उस लॉस को भरेगा जो उसकी नज़रअंदाज, ऐसी की गलती, जो मशीन से फॉर एग्जांपल आवाज़ आ रही थी, उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया, भाई ठीक है, अगले दिन मशीन जल गई। बाकी जो वर्कर्स हैं उन्होंने बोला यार सर हमने तो फलाने पार्टनर को, ए पार्टनर को बताया था कि यार मशीन जल रही है, मशीन में जो है वो आवाज़ आ रही है, उन्होंने बोला कि भाई आती रहे। मैंने आपने जानबूझकर जो है उसे निगलेक्ट किया, नज़रअंदाज किया, जिस वजह से मशीन जल गई। तो अब आप उसकी क्या करेंगे, भरपाई करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्लियर होंगे। फिर हमारे पास है ड्यूटी टू शेयर लॉस। देखें ये फ़र्ज़ है कि जहां आप प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं तो नुकसान में भी आप भागे नहीं, साथ दें, ठीक है। जो मुश्किल में साथ देता है, देखिए मैं बताऊं इस पे आपको केस, और क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट शेयर करने की जो है वो रूल है, प्रॉफिट शेयर होना लाजमी है, लेकिन लॉस पे कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक ड्यूटी है कि वो लॉस को भी क्या करे, बेयर करे। फिर नेक्स्ट आपके पास है ड्यूटी टू अटेंड डेलीजेंटली विदाउट रेम्यूनरेशन। अब क्या है कि आप क्या करें, अपनी मीटिंग्स में अपने जो सैलरी है, अपनी मैनेजमेंट स्टाफ है, उसको क्या दें, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन जो है वो होती है आपके पास सैलरी, ठीक है। तो सैलरी वगैरह भी जो है वो उसके साथ पे की जाए। ड्यूटी टू होल्ड एंड यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सही तरीके से अपने पास रखे, सही तरीके से यूज़ करे। ऐसा ना हो कि अपने प्राइवेट जो यूजेज है उसमें ले आए और ज़ाती इस्तेमाल में जो है वो खर्च करने लगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो है वो ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स। देखें आप अपने प्राइवेट प्रॉफिट से मुराद होती है कि आप कोई दूसरा काम अगर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसके बारे में भी बाकी पार्टनर्स को पता हो। देखिए अकॉर्डिंग टू बिजनेस होता ऐसे है कि पार्टनर अब दूसरा काम नहीं कर सकता,
ठीक है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है, दूसरी में नहीं कर सकता उस वक्त। ये बेसिक एक कह लें एक तरह से रूल चलता है। अब ऐसा है कि उसके पास दूसरा भी किसी ज़रिए से प्रॉफिट आ रहा है, तो उस बात को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि वो पैसा जो है वो अगर आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसकी जो समझना है वो बड़ा ज़रूरी होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द फर्म्स बिजनेस। भाई आपके फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आप, एक कंपनी आपकी चल रही है, ऐसा ना करें कि आप वैसी कोई दूसरी कंपनी खोल लें और अपनी एक कंपनी को जो है वो कंपटीशन में ले आएँ। भाई दोनों पेप्सी और कोका कोला दोनों मेरी कंपनी, कर लो जो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज राइट्स, कि आप क्या कर दें, किसी और को अपने राइट्स जो हैं वो दे दें। ठीक है, आप अपने राइट जो है वो किसी और को नहीं दे सकते। मेरी जगह पर ना मेरा भाई काम कर सकता है, ना मेरा बेटा काम कर सकता है, ना मेरे जो वालिद हैं वो काम कर सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप में मैं इंटाइटल हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जो है वो क्या कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक जो है वो आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। वो तमाम ड्यूटीज़ थी, वो फ़राइज़ थी जो उनको जो है वो मिलना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो है राइट्स आते हैं। राइट्स जो हैं वो क्या हैं, हुकूक। वो फ़राइज़ थे, ड्यूटीज़ फ़राइज़ जो उनको करना है। राइट्स वो हैं जो उनको मिलना चाहिए, जो उनके लिए क्या हैं, उनके हुकूक हैं। हुकूक में सबसे पहला जो आता है वो मैनेजमेंट में हिस्सा है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि भाई वो सारी कंपनी जो है वो खुद मैनेज कर रही है और हमसे पूछ भी नहीं रही, सारे डिस्कशन खुद हो रहे हैं, हमें कोई बता ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू बी कंसल्टेड, हमसे मशवरा लिया जाए एज वी आर अ पार्टनर, कि जो भी फैसला हो रहा है उसे हमारे मशवरे, हमारे इत्तेफाक राय, कंसेंसस के साथ क्या किया जाए। कंसेंसस इत्तेफाक राय को कहते हैं। कंसेंसस के साथ क्या किया जाए, डिसीजन लिए जाएँ, फैसले लिए जाएँ हमारे मशवरे के साथ। राइट टू एक्सेस द अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो आप क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, आप खोल सकें, आप चेक कर सकें। ऐसा ना हो कि कंपनी वाले आपको ही मना कर दें, भाई आप नहीं खोल सकते कंपनी के अकाउंट्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप चेक एंड बैलेंस रख सकें कंपनी अकाउंट में। राइट टू शेयर प्रॉफिट, उसका हुकूक है कि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। वहाँ फ़र्ज था लॉस में जो है वो सबको शामिल करे, यहाँ क्या है कि प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा मिलना चाहिए। राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जो उसने कैपिटल लगाया है उस पे इंटरेस्ट भी उसको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। अब देखिए इंटरेस्ट की बात यह है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड से ये फैसला होगा कि क्या उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि पार्टनरशिप डीड में है, मिलना चाहिए, तो उसे मिलना चाहिए, और नहीं है तो फिर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी। राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, अगर उसने कोई जो है वो लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसे, लोन पे उसको इंटरेस्ट दिया जाए। अगर उसने कोई पैसे दिए हैं, अगर कोई एडवांस उसने दिया है, तो इस सिचुएशन में उसको क्या मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 6% इंटरेस्ट जो होना चाहिए। वैसे तो जो आप अपनी मर्जी से रखना चाहें वो रख सकते हैं। राइट टू इंडेमनिटी, कि दूसरे की वजह से अगर उसको लॉस हुआ है तो उस लॉस की क्या करी जाए, भरपाई की जाए। कि अगर मिस्टर ए की तरफ से, मिस्टर ए की नेगलेंसी या मिस्टर ए के इग्नोर करने की वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर बी को उस नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए, ये उनका राइट है। फिर आपके पास आता है राइट टू ज्वाइन ओनरशिप इन फर्म्स प्रॉपर्टी। देखें फर्म्स, मैंने आपको बताया कि फर्म जो है वो पार्टनर की मिल्कियत होती है। अगर फर्म जो है वो 10 करोड़ रुपए की है तो उसमें ए बी सी तीनों पार्टनर्स को जो है वो हिस्सा मिलेगा उसमें से। क्लियर है? तो जितना जिसने लगाया है उतना उसको क्या मिलेगा, हिस्सेदारी उस प्रॉपर्टी में दी जाए। ऐसा ना हो जाए कि वो भाई सारी जो है वो एक बंदे ने खा लिया और गायब हो गया। ठीक है, सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा जी, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो मैं इग्नोर करवा देता हूँ, जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखें रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
आपकी इस तरीके से है कि दोबारा डीड बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, कि क्या पड़ जाए आपको, दोबारा कोई एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। अगर कोई नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड ख़त्म हो जाएगी, नई बनानी पड़ेगी। उस नए आने वाले पार्टनर के लिए आपको नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, लोन भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आप इनकम जो नया बंदा आ रहा है, एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, इनकमिंग पार्टनर है, उस पार्टनर की जो गुडविल है वो भी कंपनी पे इफ़ेक्ट करेगी, या अगर नहीं है तो भी क्या इफ़ेक्ट होगा, या वो अपने साथ जो एसेट लेकर आ रहा है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, कहीं चलता हुआ बिजनेस लेकर आ रहा है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करी जाएंगी, इसमें देखी जाएंगी। फिर आपके पास है, ये तो इनकमिंग पार्टनर था, एक आ रहा है, फिर एक होता है आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर के मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। पहले तो भाई सारे लोग इत्तेफाक राय से क्या करें कि भाई अब ख़त्म, आप चले जाएं, आप छोड़ के जा रहे हैं अगर, तो लीविंग पार्टनर को जो है वो आउटगोइंग पार्टनर कहा जाता है, एक तरह से कि जो है वो छोड़कर बिजनेस जो है वो जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास एक पॉइंट है कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सबके इत्तेफाक राय से वो जाना चाह रहा है, या फिर जो है वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, या फिर जो है वो क्या है, बाकी सबको नोटिस देकर जो है वो रिटायर होना चाह रहा है, या बगैर नोटिस के ऊपर था रिटायर हो रहा है। फिर है कि कोई अगर मर जाता है डेथ पे जो है, या इंसॉल्वेंसी। देखिए शायद मैंने इंसॉल्वेंसी पहले बता दी है, लेकिन मुझे क्योंकि कंफर्म नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है इनसॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट वो बंदा होता है जो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता हो, इनसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता हो। क्लियर है। अच्छा, कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्वेंट नहीं है, इसका डिस्कशन जो है वो बहुत तवील है, तो फ़िलहाल हम उस पर नहीं कर रहे हैं। छोटी सी बात जो है वो अपने जहनों में रखिएगा कि अगर उसके पास इन लाइबिलिटी पे करने के पैसे हैं, वो घर से पैसे लाकर अपनी लाइबिलिटी पे कर सकता है तो सॉल्वेंट कहलाएगा, और अगर नहीं कर सकता तो इनसॉल्वेंट कहलाएगा। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों के, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो है वो दो बातें हैं कि अगर कोई एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, ज़रा मिसाल को, अच्छा वैसे आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं ये वाली पूरी लाइन ना, ठीक है, ये तो आपने अभी पूरा ही पढ़ना है। देखें होता ही है, मैं इसी को पढ़ के ही चला फताल। आर ए रिटायर फ्रॉम द फर्म, भाई ए बी सी डी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी जो है वो पार्टनर हैं, डी जो है वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर जिसने उधार दिया। क्लियर है। अगर एक शख्स ने उधार आपको दिया है तो वो उस उधार को वापस जो है वो मांग सकता है। ए क्योंकि एक्टिव पार्टनर है आपके बिजनेस में, ए साहब जो हैं वो एक्टिव पार्टनर हैं, बड़ा ही जो है वो सामने रहकर बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ए रिटायर फ्रॉम द फर्म बट ए स्टिल रिमेन लाइबल विद बी सी टू डी, 1 year after A's retirement, the firm becomes insolvent. A will still liable for the such debt. देखें बात ज़रा तसल्ली से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, ए रिटायर हो गया फर्म से, ए बी सी तीनों स्टिल, भाई पैसे तो तीनों ने लिए थे ना, पे तो तीनों करेंगे, ए कंपनी में रहे या ए कंपनी में ना रहे, तीनों क्या करेंगे, पे करेंगे। इफ़ ए बी सी ने कहा कि हम पे करेंगे, ए रिटायर हो गया, ए ने कहा कि मैं जब रिटायर हो गया हूँ, बी और सी उसी वक्त क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा, दिवालिया होगा, अपनी लाइबिलिटी पे करने के भी पैसे उनके पास नहीं बचे, इतना लॉस उनके पास आ गया, ठीक है। तो जब एक इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट उसको क्या कहता है कि भाई अब ये दिवालिया हो चुका है, इसको जो है कोई तंग ना करे और इससे कोई पैसे ना मांगे। ऐसी सिचुएशन में जो है वो बी और सी जो उस लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। ए स्टिल लाइबल रहेगा जब तक वो पेमेंट
ना कर दे उस लोन की। क्लियर है? अच्छा, फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट वाला, मैं वैसे ही पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों को। थोड़े से ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिनेरियो बेस है, तो सिनेरियो बेस क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। तो एक दो क्वेश्चन लॉ में जो है वो सिनेरियो बेस आ जाते हैं, जिस पे बच्चा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़े बहुत सिनेरियो जो हैं वो आपको समझ आ जाए। ठीक है? सो मुश्किल से 2 पेज बाकी हैं। ये वाला पेज आज ख़त्म करके इंशाल्लाह जो बाकी 2 हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इंशाल्लाह ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, 10.4 स्टेट दैट कि जब आप अपनी कंपनी से रिटायर हो जाएं तो एक पब्लिक नोटिस, एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार, एक जो है वो कंपनीज को जो है वो बता दिया जाए कि भाई अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? देखिए इससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई लाइबिलिटी था, वो आपके नाम पर जो है वो लोन ले गया। उसको लगा कि आप स्टिल कंपनी में हैं लेकिन आप तो छोड़ चुके थे, लेकिन क्या हुआ, वो आपके नाम पर क्या ले गया, लोन ले गया कि यार वो वापस करेंगे, और पता चला अगले दिन वो तो है ही नहीं, और दूसरा पार्टनर गायब हो गया और वो जाके कोर्ट में कहने लगा कि भाई मैंने तो बोला था ये देगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करें कि आप जो है वो अपने पब्लिक को जो है वो नोटिस जारी कर दें, जिससे आप दिखा सकें भाई अखबार की कटिंग है ये, मैंने इस तारीख को जो है वो ऐलान कर दिया था, मैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए था। तो इस तरह की बातें जो हैं वो बता दी जाएँ। अब एक तो है कि लोन लेके दूसरा भाग गया, ऐसा भी हो सकता है कि लोन दे दिया गया और ये कहा गया कि जो है ना वो मिस्टर ए को ही लोन दे दिया गया या आपको लोन दे दिया गया। तो दोनों तरह से बचने की ज़रूरत है कि यार या तो आप पैसे ना लेके भाग जाएं या आपके नाम पे कोई पैसे लेके ना भाग जाए। हर किस्म से बचने के लिए जो है वो क्या किया जाए, इसको नोटिफाई कर दिया जाए तमाम जनरल पब्लिक को इस तमाम तर बातों से। आई होप कि यहाँ तक आपको ये तमाम बातें समझ आ रही होंगी। मेरा नंबर जो है वो यहाँ गिवन होता है, तो आप अगर कोई क्वायरीज़ हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे।